प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं कुलभूषण सैनी आप सभी का केवी बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बेटा अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। क्या पढ़ा था? डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि युग्मकों के संयोजन जैसी क्रिया बेटा दो बार होती है। क्या होती है? दो बार होती है। एक तो क्या होता है, एक मेल गैमेट किसके साथ? एग सेल के साथ फ्यूज होता है। एग सेल के साथ क्या होता है? संयोजित होता है। और एग सेल के साथ संयोजित होकर किसका निर्माण करता है? जाइगोट का। और जाइगोट किसका? एम्ब्रियो का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब इनके जो संयोजन की जो क्रिया होती है वो बेटा इसको क्या कहते हैं? अपन गैमेट फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेट फ्यूजन, युग्मक संलयन की क्रिया। ठीक, अब देखो जो आपको पता है दो मेल गैमेट होते हैं। अब दूसरा जो मेल गैमेट है वो बेटा किसके पास जाता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाता है, द्वितीयक केंद्रक के पास जाता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाकर संयोजित होता है। तो यहाँ पर तो दो केंद्रक और एक इसका केंद्रक, तीन केंद्रकों का क्या होता है? संलयन होता है, फ्यूजन होता है। तो इसलिए अपन को इसको क्या कहते हैं बेटा? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का किसका निर्माण होता है बेटा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का क्या होता है? निर्माण होता है। ये बेटा अगुणित है, ये द्विगुणित है, और ये जो रचना बनती है बेटा वो कैसी होती है? त्रिगुणित होती है। क्या होती है? त्रिगुणित होती है। और इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? एंडोस्पर्म का, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक, और डबल फर्टिलाइजेशन में ये दोनों क्रियाएं होती हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटा पहले गैमेट फ्यूजन होता है या ट्रिपल फ्यूजन होता है? देखो पहले क्या होता है? पहले बेटा क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन होता है। क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? गैमेट फ्यूजन होता है। तो आज अपन इस क्लास में बात करेंगे एंडोस्पर्म का विकास कैसे होता है, भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है, और भ्रूणपोष विकास के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोस्पर्म का विकास कैसे हुआ। कैसे हुआ? देखो एंडोस्पर्म का विकास होता है एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोजित होता है। इसे अपन ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं या सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन कहते हैं, द्वितीय निषेचन कहते हैं। और इसके फलस्वरूप बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है, जिसमें आगे विभाजन होते हैं ना, केंद्रक विभाजन भी होते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन होते हैं। विभाजन के फलस्वरूप एंडोस्पर्म का किसका बेटा? भ्रूणपोष का। किसका? भ्रूणपोष का क्या होता है? निर्माण होता है। अब मैं बात करूं भ्रूणपोष है क्या? बेटा भ्रूणपोष
एक संचयी ऊतक है, स्टोरेज टिश्यू है। क्या है? एक संचयी ऊतक है। अब इसमें किसका संचय होता है? इसमें बेटा संचय होता है भोजन का। किसका? भोज्य पदार्थों का क्या होता है? संचय होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इसके रूप में भोजन का संचय किसमें होता है? भ्रूणपोष में होता है। किसमें होता है? भ्रूणपोष में होता है। जो भ्रूणपोष है बेटा वो कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। ठीक, अब सुनो, अब मैं बात करूं कि ये जो भ्रूणपोष बना वो बेटा निषेचन के बाद बनता है। किसके बाद बनता है? भ्रूणपोष का जो विकास है ये किसके बाद होता है? निषेचन के दौरान होता है या निषेचन के बाद होता है? निषेचन के दौरान किसका विकास होता है? एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म क्या है? एक संचयी ऊतक है जिसमें भोजन का क्या होता है? संचय होता है। भोज्य पदार्थों का क्या होता है? संचय होता है। अब ये भोजन क्या काम आता है? ये जो भोजन है बेटा परिवर्धित हो रहे भ्रूण को, किसको? परिवर्धित हो रहे भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करने का क्या करता है? कार्य करता है। और जो भ्रूणपोषी बीज होते हैं, कौन से बीज? भ्रूणपोषी जो बीज होते हैं उनमें अंकुरण के दौरान, किसके दौरान? अंकुरण के दौरान नवोद्भिद को भी क्या करता है बेटा? ये पोषण प्रदान करता है। देखो ये है, और ये क्रिया बेटा होती है किसमें? एंजियोस्पर्म में। किसमें? एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष का, एंडोस्पर्म का विकास निषेचन के दौरान होता है। भ्रूणपोष बेटा कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। लेकिन बात करें अपन किसके बारे में? जिम्नोस्पर्म के बारे में। किसके बारे में बेटा? जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म हैं इनमें भी क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। और इस एंडोस्पर्म का जो विकास है बेटा वो कब होता है? निषेचन से पूर्व होता है। कब होता है? निषेचन से पूर्व एंडोस्पर्म का विकास किसमें होता है? अनावृतबीजी पादप जिम्नोस्पर्म में होता है। इसलिए जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो बेटा कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? अगुणित होता है। समझ में आया? जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म का जो भ्रूणपोष है वो त्रिगुणित होता है। निषेचन के दौरान या निषेचन के बाद भ्रूणपोष का क्या होता है? विकास होता है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म हैं क्या है? इनमें भी एंडोस्पर्म बनता है। और एंडोस्पर्म का जो विकास होता है वो बेटा निषेचन से पूर्व होता है। इसलिए जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है? अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछे जाते हैं। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म अगुणित होता है और एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो बेटा कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। ठीक, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कंपटीशन लायक। अब आप सुनिए, देखो इस मेल गैमेट का, किसका? जो मेल गैमेट है इसका जो प्रभाव होता है वो किस पर होता है? एंडोस्पर्म पर होता है। किस पर होता है? एंडोस्पर्म पर होता है। अर्थात इसके मेल गैमेट के जो जीन होते हैं वो एंडोस्पर्म के कार्य को, विकास को, कार्यकी को, संरचना को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। किसको नियंत्रित करते हैं? देखो यदि मेल गैमेट के जीन का प्रभाव
आपको पता है मेल गैमेट के जीन का प्रभाव किस पर है? एंडोस्पर्म पर है। किस पर है बेटा? एंडोस्पर्म पर होता है। कोई डाउट नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि अगर मेल गैमेट नहीं होगा तो क्या बेटा सेकेंडरी न्यूक्लियस अपने आप एंडोस्पर्म का निर्माण कर लेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए मेल गैमेट के जीन का प्रभाव हमेशा किस पर होता है? एंडोस्पर्म पर होता है। और इस प्रभाव को इस प्रभाव को अपन कहते हैं जीनिया। क्या कहते हैं? जीनिया। मेल गैमेट के जीन का प्रभाव एंडोस्पर्म पर होता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? जीनिया कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, इस मेल गैमेट के जीन का प्रभाव एंडोस्पर्म के बाहर, किसके? एंडोस्पर्म की परिसीमा के बाहर, एंडोस्पर्म की परिसीमा के बाहर होता है। एंडोस्पर्म पर तो होता ही होता है, ठीक, लेकिन इसका प्रभाव बेटा एंडोस्पर्म की परिसीमा के बाहर भी हो सकता है, और उस प्रभाव को अपन कहते हैं मेटाजीनिया। क्या कहते हैं? मेटाजीनिया कहते हैं। ठीक बेटा, मैंने आपको बताया कि एंडोस्पर्म का विकास कैसे होता है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें एंडोस्पर्म अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, और उसका जो विकास होता है वो निषेचन से पूर्व होता है। जबकि जो एंजियोस्पर्म है, क्या है? एंजियोस्पर्म, इसमें जो भ्रूणपोष का विकास है वो बेटा निषेचन के दौरान होता है, इसलिए वो कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। ठीक है ना। अब इसके विकास के आधार पर किसके कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में आगे विभाजन कैसे होते हैं, क्योंकि आपको पता है एंडोस्पर्म का जो विकास है वो बेटा किससे होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से होगा। किससे होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से होता है। इसके आधार पर जो भ्रूणपोष के विकास हैं या भ्रूणपोष के जो प्रकार हैं वो बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक, अभी मैंने आपको बताया बेटा, क्या बताया? एंडोस्पर्म, ठीक, और एंडोस्पर्म में क्या होता है? जो मेल गैमेट होता है, क्या होता है? जो मेल गैमेट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ संयोजित होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का इसमें शॉर्ट में अपन PEN लिख सकते हैं, इसको निर्माण करता है। फिर इसमें विभाजन होते हैं और फिर बेटा किसका निर्माण होता है? एंडोस्पर्म का क्या होता है? निर्माण होता है। एंडोस्पर्म त्रिगुणित होता है। PEN बेटा कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो द्विगुणित होता है, और जो मेल गैमेट है वो बेटा कैसा होता है? अगुणित होता है। अब इसमें किसमें? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में विभाजन के आधार पर जो एंडोस्पर्म है वो बेटा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक, अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म।
चलो मैं यही बता देता हूँ, तीनों के नाम लिख देता हूँ बेटा एक बार। एक है बेटा केंद्रकीय भ्रूणपोष। क्या है? केंद्रकीय भ्रूणपोष, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक। दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और तीसरा है बेटा वो है हेलोवियल, हेलोवियल भ्रूणपोष, हेलोवियल एंडोस्पर्म। ठीक, ये तीन प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर होते हैं बेटा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में विभाजन के आधार पर होते हैं। मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष के बारे में। किसके बारे में? केंद्रकीय भ्रूणपोष के बारे में। सुनो क्या होता है कि मैं पहले आपको वैसे आरेख द्वारा समझाऊंगा, फिर चित्र के द्वारा बताऊंगा। ठीक, अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? केंद्रकीय भ्रूणपोष के बारे में। अब केंद्रकीय भ्रूणपोष के विकास के दौरान क्या होता है? जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। क्या है बेटा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, शॉर्ट में मैंने आपको क्या बताया? क्या कहते हैं इसको? PEN। ठीक बेटा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्या होते हैं? केंद्रक विभाजन होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होते हैं। अब जब स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होते हैं तो बेटा अनेकों केंद्रकों का क्या हो जाता है? निर्माण। अर्थात अब कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई? बहुकेंद्र की। कौन सी स्थिति? बहुकेंद्र की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब ये जो स्वतंत्र केंद्रक हैं, क्या हैं? स्वतंत्र केंद्रक, ये बेटा परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। परिधि की ओर क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। अब जब ये परिधि की ओर व्यवस्थित होते हैं तो मध्य में बड़ी रिक्तिका वैक्यूल का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में स्वतंत्र विभाजन के फलस्वरूप अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है और ये केंद्रक परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे मध्य में बड़ी रिक्तिका का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अब सुनो फिर क्या होता है? ये केंद्रक कहाँ हैं? परिधि की ओर। और आपको पता है केंद्रकों के पास बेटा क्या होता है? कोशिका द्रव भी होता है। जो केंद्रक होते हैं वो चारों तरफ किससे? कोशिका द्रव से, साइटोप्लाज्म से क्या रहते हैं? घिरे रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है? इन केंद्रकों के
केंद्रकों के चारों ओर, केंद्रकों के चारों ओर भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? भित्ति का निर्माण होने लग जाता है। देखो बेटा, भित्ति का जो निर्माण होता है वो परिधि से केंद्र की ओर होता है। किसकी ओर होता है? परिधि से केंद्र की ओर। अब केंद्रक जब भित्ति से गिर जाते हैं, कोशिका द्रव हैं, तो बेटा किसमें वो केंद्रक होते हैं, वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? कोशिका में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित तो हो जाते हैं। धीरे धीरे जो मुक्त केंद्रक थे वो पूरी तरह कैसे हो जाते हैं? कोशिकीय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोशिकीय हो जाते हैं। इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है, क्या है बेटा? इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है बहुत सारे पादपों में पाया जाता है ना। देखो, मेज में होता है, मक्का में होता है, मक्का के अलावा वीट गेहूं में होता है, चावल में होता है ना, कैप्सेला में पाया जाता है। किसमें? कैप्सेला में पाया जाता है। इसके अलावा जो सूर्यमुखी होता है, सनफ्लावर होता है, क्या होता है? सनफ्लावर होता है, उसमें भी क्या पाया जाता है बेटा? क्या पाया जाता है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। लेकिन बात करें अपन नारियल की, किसकी? नारियल की बात करें। देखो, जो नारियल है, नारियल कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा नारियल। देखो बेटा, जो नारियल है इसमें अनेक मुक्त केंद्रक होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, कच्चा गोला देखा होगा, देखा है ना, जो कच्चा गोला होता है वो परिधि की ओर, इसमें जो नारियल में जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है बेटा? एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? एंडोस्पर्म। जो कच्चा गोला है वो परिधि की ओर व्यवस्थित होता है। अगर वो कैसा है? अपरिपक्व है। और अपरिपक्व है तो आपको पता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? एक द्रव भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? द्रव। और उस द्रव में अनेक क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? अनेक क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। अर्थात उसे अपन बेटा क्या कहते हैं? तरल भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल भ्रूणपोष। जो तरल भ्रूणपोष है वो अपरिपक्व नारियल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अपरिपक्व नारियल में तरल भ्रूणपोष पाया जाता है। और मोस्टली अपन बात करें कि जो केंद्रीय भ्रूणपोष है बेटा, वो एंजियोस्पर्म के पॉलीपेटली वर्ग में पाया जाता है। किसमें? एंजियोस्पर्म के पॉलीपेटली क्लास में, वर्ग में। पॉलीपेटली के जितने भी सदस्य हैं उनमें बेटा किसकी संभावना होती है? केंद्रीय भ्रूणपोष की क्या होती है? संभावना होती है। आशा करता हूं कि आपको केंद्रीय भ्रूणपोष समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको चित्र के द्वारा बता देता हूं। यहां से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखो, जो भ्रूणपोष है बेटा वो कैसा हो जाता है? थैलेनुमा हो जाता है। कैसा? और इसमें मैंने आपको बताया मध्य में क्या बन जाती है? बड़ी रिक्तिका। क्या बन जाती है? बड़ी रिक्तिका बन जाती है। और जितने भी जो केंद्रक होते हैं वो बेटा कहाँ पर? परिधि की ओर क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। कहाँ पर?
परिधि की ओर क्या हो जाते हैं बेटा, व्यवस्थित हो जाते हैं, होते नहीं होते। अब जब परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं तो बाद में क्या होता है बेटा, कोशिका भित्ति का निर्माण क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। किसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है, कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ये जो रचना है वो क्या कहलाती है, एम्ब्रियो भ्रूण कहलाती है। ये बेटा क्या है, ये मुक्त केंद्रक हैं, क्या है, फ्री न्यूक्लियस हैं, मुक्त केंद्रक हैं। बीच में बेटा ये क्या है, एक बड़ी क्या है, रिक्तिका है। नारियल की बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है और इस रिक्तिका में नारियल में क्या भरा हुआ होता है, तरल भरा हुआ होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं। जो नारियल का पानी होता है वो बेटा पोषकों से भरपूर होता है, बहुत अधिक केंद्रक होते हैं, इसलिए उसको अपन एक कल्चर मीडिया के रूप में भी, संवर्धन माध्यम के रूप में भी काम में लेते हैं। हॉस्पिटलों में देखा होगा आपने, जो लोग बड़े ऑपरेशन करवाते हैं उनको पोषक के रूप में क्या दिया जाता है, नारियल का पानी पिलाया जाता है। ठीक, अब मैं बात करता हूं आपसे किसके बारे में, कोशिकीय भ्रूणपोष के बारे में। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं पूरे को बेटा, आप दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब सुनिए, बात करते हैं अपन किसके, कोशिकीय भ्रूणपोष के बारे में। इसमें भी वही क्रिया होती है। देखो बेटा, ये जो कोशिकीय भ्रूणपोष है, इसका जो विकास होता है वह भी जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है उसमें विभाजन के फलस्वरूप होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में केंद्रक विभाजन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, केंद्रक विभाजन होते हैं और केंद्रक विभाजन के फलस्वरूप अनेक केंद्रक बनते हैं। क्या बनते हैं, अनेक केंद्रक। केंद्रक बनने के साथ साथ किसका निर्माण हो जाता है बेटा, भित्ति का, वॉल का, सेल वॉल का क्या हो जाता है, निर्माण भी हो जाता है। यहां पर कोशिकीय भ्रूणपोष में केंद्रक विभाजन के साथ साथ जैसे जैसे केंद्रक बनते हैं वैसे वैसे बेटा क्या बनती जाती है, उनके ऊपर भित्ति बनती जाती है, जिससे जो पूरा भ्रूणपोष होता है, क्या होता है, जो भ्रूणपोष होता है वो बेटा क्या हो जाता है, कोशिकीय हो जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं। अब इस सेलुलर एंडोस्पर्म में चूषकांग हिस्टोरिया क्या होते हैं बेटा, डेवलप होते हैं। जैसे नाम से इंडिकेट है चूषकांग का जो मुख्य कार्य है बेटा वो है कि भोजन को या पोषक पदार्थों का क्या करना, चूषण करना, संशन करना। ठीक है ना, कहां से करता है, बाहर के ऊतकों से ये पोषक पदार्थों का क्या करता है, चूषण करता है ना। उसे चूषण करके परिवर्धित हो रहे भ्रूण के लिए बेटा ये क्या कराता है, उपलब्ध कराता है। ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं ये इसके एग्जाम्पलों के बारे में कि जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है वो बेटा मोस्टली है ना धतूरा, बरबैस्कम, पिटूनिया आदि पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, धतूरा में कौन सा होता है, कोशिकीय होता है ना, बरबैस्कम में कोशिकीय होता है, पिटूनिया में क्या होता है बेटा, कोशिकीय होता है। अब सुनो, ये जो कोशिकीय जो भ्रूणपोष होता है वो बेटा एंजियोस्पर्म के, किसके, एंजियोस्पर्म के गैमोपेटली वर्ग के सदस्यों में अधिकांशतः पाया जाता है।
मैंने आपको बताया था जो केंद्रीय भ्रूणपोष है वो बेटा एंजियोस्पर्म के कौन से पॉलीपेटली के सदस्यों में, लेकिन जो सेल्यूलर है वो बेटा किसमें, गैमोपेटली के सदस्यों में पाया जाता है। देखो चित्र के द्वारा बता रहा हूं मैं आपको। ये भ्रूणपोष है बेटा, क्या है, भ्रूणपोष। और इसमें जो बीजांड द्वार होता है उधर तो क्या उपस्थित होता है, भ्रूण उपस्थित होता है बेटा। क्या उपस्थित होता है, भ्रूण। और ये केंद्रक विभाजन हुए और केंद्रक विभाजनों के साथ साथ किसका निर्माण हो गया, भित्ति का निर्माण, जिससे ये पूरी तरह क्या हो गए बेटा, कोशिकीय क्या हो जाते हैं, पूरी तरह कोशिकीय हो जाते हैं। ये इस प्रकार की रचना है, मैं आपको पूरी बना देता हूं। ये जो बेटा मैंने चित्र बनाया है वो किसका है, ये है कोशिकीय भ्रूणपोष का। ये तो क्या है बेटा, भ्रूण है। क्या है, भ्रूण। और ये पूरा कैसा हो जाता है, कोशिकीय हो जाता है। और इसमें क्या होता है, भोजन का क्या होता है बेटा, संचय होता है। ठीक है ना। कोशिकीय के बारे में मैंने आपको बताया, प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में केंद्रक विभाजनों के साथ साथ किसका निर्माण होता है, भित्ति का निर्माण, जिससे भ्रूणपोष क्या हो जाता है बेटा, कोशिकीय हो जाता है। इसमें चूषकांक भी विकसित हो जाते हैं। जो चूषकांक का जो मुख्य कार्य होता है वो पोषक पदार्थों को क्या करना, चूसना, अवशोषण करना होता है ना। धतूरे में पाया जाता है, बर्बेजकम में होता है, पिटूनिया में होता है, और मोस्टली ये एंजियोस्पर्म के गैमोपेटली के सदस्यों में पाया जाता है। ठीक। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में बेटा, हेलोबियल के बारे में। किसके बारे में, हेलोबियल। हेलोबियल भ्रूणपोष। देखो हेलोबियल, इधर ले रहा हूं मैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना यही है कि हेलोबियल का क्या तात्पर्य है। यहाँ पर केंद्रीय क्या मतलब, मुक्त केंद्रक है, कोशिका मतलब भित्ति का निर्माण साथ साथ हो गया, पूरा कोशिकीय हो गया। लेकिन हेलोबियल का क्या मतलब है। देखो बेटा, जो हेलोबियल भ्रूणपोष है, ये भ्रूणपोष एक विशेष प्रकार का भ्रूणपोष है जो केवल और केवल मोनोकॉट के, किसके, मोनोकॉट अर्थात एक बीजपत्री के हेलोबियल गण के सदस्यों में, हेलोबियल गण के ऑर्डर के सदस्यों में ये पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मोनोकॉट के हेलोबियल गण के सदस्यों में पाया जाता है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया बेटा, हेलोबियल भ्रूणपोष रख दिया गया। ये जो हेलोबियल भ्रूणपोष है वो बेटा जो न्यूक्लियर एंड किसका, सेलुलर एंडोस्पर्म का क्या होता है, मध्यवर्ती होता है। अर्थात ये जो हेलोबियल है इसमें कुछ भाग तो केंद्रकीय होता है और कुछ कैसा होता है बेटा, कोशिकीय होता है। ये दोनों का मिला जुला रूप है हेलोबियल। ये हेलोबियल जो भ्रूणपोष है वो केंद्रकीय व कोशिकीय दोनों का क्या है, एक मिला जुला रूप है। अब बात करते हैं इसका जो विकास है वो कैसे होता है। आपको पता है क्या कि भ्रूणपोष का विकास किससे होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से होता है। किससे, पेन से होता है। इसमें बेटा क्या होते हैं, विभाजन होते हैं। तो बेटा इसमें प्रथम जब विभाजन होता है, प्रथम केंद्रक विभाजन होता है, दो केंद्रक बनते हैं।
क्या बनते हैं, दो केंद्रक बनते हैं और तुरंत ही उनके ऊपर किसका निर्माण हो जाता है, भित्ति का निर्माण हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कितनी कोशिका बन जाती हैं, इससे दो कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, प्रथम विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। और एक कोशिका बेटा, एक जो सेल होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है। और बेटा एक सेल क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक, एक कोशिका बेटा कैसी है, छोटी, और एक कोशिका कैसी है, बड़ी होती है। और छोटी कोशिका है वो बेटा निभागी छोर की ओर होती है। कौन से छोर की ओर, निभागी चैलेजल एंड की ओर होती है। और जो बड़ी कोशिका होती है, क्या होती है, जो बड़ी कोशिका होती है वो बेटा माइक्रोपाइल एंड बीजांड द्वारी छोर की ओर क्या होती है, उपस्थित होती है। क्लियर, ठीक है बेटा। तो छोटी कोशिका है वो निभागी छोर की ओर, ना चैलेजल एंड की ओर, और जो बड़ी कोशिका है वो बेटा कहाँ होती है, माइक्रोपाइल एंड की ओर क्या होती है, स्थित होती है। अब देखो ये छोटी जो कोशिका है इसकी केंद्रक में, इसकी बेटा केंद्रक में मुक्त, इसके केंद्रक में क्या होते हैं, मुक्त विभाजन होते हैं ना। क्या होते हैं, मुक्त केंद्रक क्या होते हैं, विभाजन होते हैं। ठीक, अब मुक्त केंद्रक विभाजन होते हैं तो अनेकों केंद्रकों का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। ठीक है, अनेक केंद्रक बन गए, लेकिन क्या, लेकिन बेटा किसका निर्माण नहीं होता, भित्ति का क्या नहीं होता, निर्माण नहीं होता। क्लियर, दोबारा से बताऊंगा, सुनो। दो कोशिका बनी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में प्रथम विभाजन के फलस्वरूप दो केंद्रक बने, कोशिका भित्ति युक्त हो गए बेटा वो। ठीक, दो कोशिकाओं में परिवर्तित हो गए। इनमें एक कोशिका जो छोटी है वो कहाँ होती है, निभागी छोर की ओर, और एक जो बड़ी कोशिका होती है वो क्या होती है, बीजांड द्वारी छोर की ओर होती है। क्लियर, अब सुनो, जो छोटी कोशिका है उसमें मुक्त केंद्रक विभाजन होते हैं और मुक्त केंद्रक विभाजनों के फलस्वरूप अनेकों केंद्रक बनते हैं, लेकिन इन केंद्रकों के ऊपर किसका निर्माण नहीं होता, भित्ति का निर्माण नहीं होता। ठीक है बेटा, भित्ति का निर्माण नहीं होता है, अर्थात वो मुक्त केंद्रक ही बने रहते हैं। अब बात करते हैं किसकी, जो बीजांड द्वारी छोर की ओर कोशिका होती है, क्या होती है बेटा, बीजांड द्वारी छोर की ओर जो कोशिका होती है, बड़ी कोशिका है, इसमें केंद्रक विभाजन के साथ, किसके साथ बेटा, केंद्रक विभाजन के साथ साथ, केंद्रक विभाजन के साथ साथ भित्ति का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, भित्ति का निर्माण होता है, जिससे बेटा ये किस में बदल जाती हैं, कोशिका में क्या हो जाती हैं। अर्थात यहां पर ये बेटा कैसा हो गया, सेल्यूलर, कैसा हो गया, सेल्यूलर। तो आधा तो कैसा हो गया, सेल्यूलर, और आधा कैसा हो गया बेटा, न्यूक्लियर। अर्थात जो हेलोबियल भ्रूणपोष है वो सेल्यूलर और न्यूक्लियर का क्या होता है, मिला जुला रूप होता है। क्या होता है, मिला जुला रूप होता है। यदि इसकी बात करें अपन एग्जाम्पलों की, जो हेलोबियल भ्रूणपोष है बेटा वो इरेम्यूरस व एस्फोडेलस ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। एस्फोडेलस पादप में पाया जाता है। ये किसके सदस्य हैं बेटा, हेलोबियल गण के क्या हैं, सदस्य हैं। अब मैं चित्र के द्वारा बताता हूं आपको।
ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मैं यहां बना देता हूं आपको चित्र। देखो यहां पर तो है बेटा इसका भ्रूण, क्या है ये, एम्ब्रियो है, भ्रूण है। अब इसमें प्रथम विभाजन होता है, वो अनुप्रस्थ होता है, इस प्रकार प्रथम विभाजन होता है, हो गया, जिससे एक तो क्या बनी, छोटी कोशिका, और एक क्या बनी बेटा, बड़ी कोशिका बन गई। अब जो छोटी कोशिका है वो कहाँ है, निवागी छोर की ओर, और जो बड़ी कोशिका है वो बेटा कहाँ होती है, बीजांड द्वारी छोर की ओर, अर्थात बीजांड द्वारी छोर की ओर ही क्या होता है, भ्रूण स्थित होता है। अब सुनो, यहां पर तो क्या होते हैं, मुक्त केंद्रक विभाजन होते हैं, लेकिन किसका निर्माण नहीं होता, भित्ति का निर्माण नहीं होता। ठीक, जबकि जो बड़ी कोशिका है बीजांड द्वारी छोर की ओर है, उसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ बेटा किसका निर्माण हो जाता है, भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अर्थात ये कौन से प्रकार का भ्रूणपोष हुआ, हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष हुआ। मैंने आपको 3 प्रकार के भ्रूणपोष बताए। भ्रूणपोष का जो विकास होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से होता है। ये हमेशा बेटा एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, और इससे त्रिगुणित भ्रूणपोष का क्या होता है, विकास होता है। ठीक, अब इस प्राइमरी एंडोस्पर्म में क्या होते हैं, विभाजन होते हैं, है ना, मुक्त केंद्रक विभाजन होते हैं, अनेकों केंद्रक बनते हैं, किसके अंतर्गत, न्यूक्लियर के अंतर्गत। ठीक, केंद्रक परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, बीच में रिक्तिका बन जाती है और धीरे धीरे भित्ति का निर्माण होने लग जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, केंद्रकीय। कोशिकीय भ्रूणपोष में मैंने आपको बताया कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में अनेकों केंद्रक विभाजन होते हैं, लेकिन केंद्रक विभाजन के साथ साथ किसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है, भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जिससे पूरा कैसा हो जाता है, वो बेटा कोशिकीय हो जाता है। इसमें सूचकांक आदि भी विकसित हो जाते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया क्या, हेलोबियल। और हेलोबियल बेटा वो क्या है, मोनोकॉट के हेलोबियल ऑर्डर के सदस्यों में ये पाया जाता है। ठीक, और ये सेलुलर और न्यूक्लियर अर्थात केंद्रकीय व कोशीय का क्या होता है, मिला जुला रूप होता है। ठीक, इसमें मैंने आपको बताया जो प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसमें प्रथम विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका छोटी होती है निवागी छोर की ओर, एक कोशिका बड़ी होती है कहाँ, बीजांड द्वारी छोर की ओर, है ना। जो छोटी कोशिका होती है उसमें मुक्त केंद्रक विभाजन होते हैं, जिससे अनेकों केंद्रक बनते हैं, लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं होता। ठीक, अर्थात वो कौन सी स्थिति हो गई बेटा, केंद्र की स्थिति हो गई। लेकिन जो बड़ी कोशिका होती है उसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ, किसके साथ साथ, केंद्रक विभाजन के साथ साथ किसका, भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, कोशिकीय हो जाता है। अब बात करें अपन इसका महत्व क्या है ना, कि भ्रूणपोष का क्या उपयोग है, इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो मैंने आपको बताया था जो भ्रूणपोष है क्या है बेटा, भ्रूणपोष एक संचय ऊतक है, स्टोरेज टिश्यू है, जिसमें भोज्य पदार्थों का प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो बने भोज्य पदार्थ हैं वो बेटा एंडोस्पर्म में भी लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनने वाले एंडोस्पर्म में भी क्या होते हैं, संचित होते हैं। अब जो भोज्य पदार्थों का जो संचय है वो किस रूप में होता है, आप जानते हो, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है ना, वसा के रूप में होता है बेटा, प्रोटीन के रूप में होता है। ठीक, संचय हो जाता है, क्या काम आता है, परिवर्धित हो रहे भ्रूण को क्या करना, पोषण प्रदान करना। परिवर्धित हो रहे भ्रूण को क्या करना बेटा, पोषण प्रदान करना होता है। ठीक, जो भ्रूणपोषी बीज होते हैं उनमें भ्रूण परिवर्धन के बावजूद भी भ्रूणपोष शेष रह जाता है। अब वो कब काम आता है, जब बीज अंकुरित होता है या नवोद्भिद का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। नवोद्भिद के पोषण के लिए भी एंडोस्पर्म क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, थैंक यू। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।